हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज हम इतिहास चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने लग गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसे देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करने की थी। बस तो कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगे, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं, हरा करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक हमें उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और उसका भोजन इंतजाम करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह रहा होगा कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे जाया करते होंगे। बड़ा कर लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये हमारे 4 कारण हैं कि ऐसे करने के कई कारण थे कि आखिर लोग इधर से उधर जाते क्यों थे। तो इसका यही कारण है कि लोग इधर से उधर इसलिए जाते थे। ये पहला कारण, ये दूसरा कारण, ये तीसरा कारण, ये चौथा कारण। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनसे पत्थरों में से औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग लोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यह पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं ओर की खाल से उन्हें वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये वाले और ये वाले। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटा खाद्य संग्राहकों ने होने का प्रमाण मिला है। ये जहाँ पे रेड है, ये देखिए, ये जहाँ पे रेड है, यहाँ पे आखेटक संग्राहक लोग रहते थे। जैसे भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, और तो कहीं नहीं है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं।
फिर है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाणी काल इस मैप में हमारे यहाँ पर है कोल्डीवा, जो नए नए पुरास्थल हैं। महागढ़ा, चिरांद हो गया, बुरजोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, पय्यमपल्ली, हल्लूर, दाजुली, हेडिंग हो गया। महापाषाणी पुरास्थल, महापाषाणी पुरास्थल 2 हैं, ये हैं ब्रह्मगिरी और आदिचन्नलूर। आरंभिक गांव, हमारा आरंभिक गांव क्या था? हमारा आरंभिक गांव है इनाम गांव। और आधुनिक नगर हमारा है कोलकाता और मुंबई। तो ये सारे आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ वे बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ये शैल चित्रकला उसी के अंदर से मिले हैं। एक शैल चित्र, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल आखिर कहते किसको? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब हम आग की खोज के बारे में जानेंगे। तो मानचित्र 2 में चलते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल को ढूंढते हैं। मानचित्र 2 हमारा कहाँ है? यहाँ है। हमारी कुरनूल की गुफाएं ये है, ये यहाँ पर। तो कुरनूल की गुफाएं, अब नीचे आते हैं। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढ चुके हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए भी, मांस भूनने के लिए किया जा सकता है या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये क्वेश्चन है। अब नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल यानी पुराना काल कहते थे। यह 2 शब्द, पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, मतलब जहाँ पर प्राचीन पत्थर खोजे गए उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूर्व पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज मिलता है, उसे हम मेसोलिथ कहते हैं, मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसे माइक्रोलिथ कहते थे, इसे लघु पाषाण कहते हैं। इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, एक खास नहीं है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो बदलती जलवायु का कारण ये है। अब है खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई कैसे? तो इसी दौरान
उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग बैल, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये सोच के आप बताइएगा कि आखिर कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया। कुत्ते को पालतू बनाने की बहुत वजह हो सकती है। अब एक घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल होती है, अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से जंगली सूअर का और एक कौन सा पालतू सूअर का बताओ। यही प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये था हमारे घरेलूकरण की प्रक्रिया। अब आगे है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल की उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों ने लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपना जवाब का कारण बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिसकी उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन एक अच्छा स्रोत है। ही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। अब आगे है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीलवर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। सबसे पहले मानचित्र 2 को देखते हैं। कहाँ गया मानचित्र 2? मानचित्र 2 ये हमें नीले रंग वाले को देखना। नीले रंग वाले जैसे बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोलडीवा हो गया, महागढ़ा हो गया, चिरांद हो गया, दावोली हेडिंग हो गया, और कहाँ ब्लू है, पय्यम पैली हो गया, हल्लूर। ये सारे ब्लू चित्र, ये सब नौपाषाणिक पुरा स्थल हैं। तो अब नीचे चलते हैं।
नीचे चले इसमें, ये हो गया, ये वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। यहाँ नहीं इसे जांचने के वैज्ञानिक खुदाई मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरझोम जो वर्तमान कश्मीर में है। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाने वाले को गर्तवास, उस घर को गर्तवास कहते थे। ये कश्मीर में मिली है, जगह का नाम बुरझोम है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मुसल का प्रयोग भी अनाज तथा वनस्पतियों को प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। पहले के लोग ओखली और मुसल का प्रयोग करते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये मिट्टी का बर्तन आप देख सकते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसीलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब कुछ सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु कैसे थी। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ को ढूंढो। पहले हम मेहरगढ़ को ढूंढ लेते हैं। तो हम मेहरगढ़ को ढूंढने चलते हैं। चले मेहरगढ़ आ गया। अब यहाँ पर मेहरगढ़ हम ढूंढते हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ ये है। मेहरगढ़ पाकिस्तान की तरफ मेहरगढ़। अब हम ढूंढ लिए। अब हम नीचे जाते हैं। नीचे चलो यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घर हैं। देखो ये आयताकार घर है। शेष भी मिले हैं। पहले प्रत्येक घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे हैं। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा एंड 4 कमरा, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो उनके पसंद चीज़ होते थे वो चीज़ उनके साथ ही दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। क्या बात है। देखो ये मृतक के साथ 2 बकरी भी है। मर भी गया फिर भी वो बकरी खाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कर लेने हैं। बाकी मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, इसे आप ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।